Hello traders, how are you? I hope all are fine and doing good. Actually हम लोगों ने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उससे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया इसको। तो इसके बाद में इंस्टाग्राम पे भी हमने देखा कि बहुत सारे नए लोगों ने फॉलो किया। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। देखिए, आप लोग जब लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि आपके लाइक कमेंट्स जो आते हैं, उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हमारी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जा रही है और बहुत सारे लोग सीख रहे हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ हम लोगों को भी मोटिवेट करती है। तो आप लोग ये चीज़ करते रहिएगा कंटिन्यू। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आज हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। हमारी अगली जो क्लास आज के दिन होनी है उसमें हम शेयर मार्केट के बारे में और गहराई से जानेंगे। आगे आगे जैसे जैसे नई नई क्लासेस चालू होती रहेंगी, हर एक क्लास में आप एक एडवांस कैटेगरी के बारे में सीखते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब हम लोग आगे करते रहें और आप लोगों का प्रोत्साहन हमें मिलता रहे इन चीज़ों को करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे शेयर बाज़ार होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले शेयर मार्केट की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना इजी वे में, जितना आसान भाषा में हम लोग समझा सके। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलूँगा या बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स बोलूँगा, उससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना ही आपको कोई फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। कोशिश करते हैं जितनी आसान भाषा में हम लोग इस चीज़ को सीख सकें या जितनी आसान भाषा में हम लोग एक्सप्लेन कर सकें इस चीज़ को, मैं उतनी आसान भाषा यूज करने की कोशिश करूँगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेयर बाज़ार होता क्या है। तो इसकी अगर डेफिनेशन पे ना जाके हम लोग आसान भाषा में इसको सीखना चाहें तो शेयर बाज़ार किसी कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी, यानी कि आज हम लोग बात करते हैं जैसे ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड जो अपनी कंपनी है। अब ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, आपको इसके 10 शेयर लेने हैं। तो अब 10 शेयर लेने के बाद में आप क्या हो जाएंगे, इसके एक पार्टनर हो जाएंगे, इसके एक हिस्सेदार हो जाएंगे। यानी कि शेयर बाज़ार एक किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी लेना होता है। अगर सरल शब्दों में जाने तो मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए, यानी कि मैं उसके शेयर्स में हिस्सेदारी ले रहा हूँ, उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहा हूँ। अब वो कंपनी में हिस्सेदारी कितनी होती है, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस कंपनी के शेयर्स में बाई करता हूँ। तो ये हुआ शेयर बाज़ार। अब शेयर बाज़ार में हिस्सेदारी लेना क्या होता है, इसके बारे में और गहराई से जाने तो शेयर बाज़ार दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, वो दो टाइप से होता है। एक प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। तो आज हम सबसे पहले प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करेंगे, फिर सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट यानी कि जब कंपनी नई स्टार्ट होती है, नई कंपनी लिस्टेड होती है। अब लिस्टेड का मतलब अपन बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड का। ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को काफ़ी टाइम से चल रही है। अब कंपनी को ज़रूरत महसूस हुई कि नया फंड चाहिए, कंपनी को कुछ और पैसे चाहिए, कंपनी को अपना साम्राज्य बड़ा करना है या कंपनी को और कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, जिसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक से। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड को पैसा चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा साहब मुझे बस पैसा चाहिए, या फिर आप इसको फॉरवर्ड करो बहुत सारे लोगों को, मुझे पैसा चाहिए कंपनी को बड़ा करने के लिए, मैं आपको इसमें हिस्सेदारी दूंगा। यानी कि प्रॉफिट हुआ तो और लॉस हुआ तो हिस्सेदारी आपकी रहेगी इसमें भी। तो ऐसा नहीं होगा।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिस्टेड करवाना पड़ेगा। लिस्टेड कहाँ पे करवाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होता है, ये दो बड़ी दुकानें हैं, अपन ये मान के चल सकते हैं बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे शेयर बाय और सेल होता है। तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्टेड करवाना पड़ेगा ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड को। अब लिस्टेड कैसे होता है, लिस्टेड करवाने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब लिस्टेड करते हैं उसके लिए IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि वहाँ पे पब्लिक को ऑफर किया, वहाँ पे पब्लिक खरीद सकती है शेयर्स को। तो वहाँ पे मुझे लिस्टेड करवाना पड़ेगा NSE और BSE में। कोई भी कंपनी जो अपना स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहती है उसका सबसे पहले प्रोसेस होता है कि उसको लिस्टेड करवाना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि NSE और BSE पे। इसको बोलते हैं, NSE और BSE पे लिस्टेड करने के लिए उसको IPO में आना होता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में ट्रांजैक्शन किसके बीच में होता है, इन्वेस्टर और इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर कंपनी कौन है, जो अभी लिस्टेड होने वाली है। यानी कि अपने एग्जाम्पल में अपन बात करें ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड की, ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड को अपने शेयर्स इशू करने हैं तो क्या करना होगा, NSE BSE पे रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद में पब्लिक को ऑफर किया। ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ, पब्लिक के बीच में, यानी कि इन्वेस्टर और इश्यूअर कंपनी दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा देता है, इश्यूअर कंपनी इसके बदले में शेयर देती है इन्वेस्टर्स को। तो ये आता है सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, समझ में आया, किसके बीच में, इन्वेस्टर और इश्यूअर कंपनी के बीच में, IPO के थ्रू। तो इससे पहले IPO लॉन्च होता है कंपनी का। IPO में ऑलमोस्ट 3 दिन का टाइम मिलता है कि 3 दिन के लिए ऑफर किया पब्लिक को कि आप पैसा दीजिए। उसके बाद में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है कंपनी के इंटरनल प्रोसेस में, और 3 दिन बाद में वो लगभग शेयर जारी कर देती है। ये कंपनी का डिसीजन होता है कि किसको शेयर देना है या किसको नहीं देना है, किस रेशियो में देना है, वो सब प्राइस पहले से डिसाइड होती है। तो ये IPO होता है जो कि प्राइमरी मार्केट में आता है। प्राइमरी मार्केट में IPO लॉन्च हुआ। IPO लॉन्च होने के बाद में शेयर्स इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों में क्या फ़र्क होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने लोगों को शेयर जारी कर सकती है, मैक्सिमम 200 लोगों को। मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। कंपनी को ज़्यादा फंड की ज़रूरत है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, कंपनी को लिमिटेड कंपनी करवाना होगा। अगर ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कितने लोगों को शेयर दे सकती है, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा चाहिए तो सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेड यात्री लिमिटेड, नॉट प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ट्रेड यात्री लिमिटेड कंपनी होगी। अब लिमिटेड होने के बाद में कितने लोगों को शेयर जारी कर सकती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोगों को शेयर ऑफर कर सकती है। शेयर प्राइस कंपनी डिसाइड करती है कि कितना शेयर प्राइस होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक फेस वैल्यू होती है और एक इश्यू प्राइस होती है। फेस वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल ट्रेड यात्री की बात करूँ, ट्रेड यात्री जब हमने स्टार्ट किया तो ट्रेड यात्री के जो फेस वैल्यू है वो हमने 10 रुपये रखा। फॉर एग्जांपल इसका इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये के हिसाब से फेस वैल्यू रखा 10 रुपये। 10 रुपये क्या हुआ, जब कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट की, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने मिलके जब कंपनी को स्टार्ट किया, तब एक फेस वैल्यू रखना होता है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू कितनी होगी। तो वो हमने 10 रुपये रखी। फॉर एग्जांपल ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड की फेस वैल्यू है 10 रुपये। अब IPO लॉन्च करना है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद में लगने लगा कि अब फंड की ज़रूरत है और कंपनी को और नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो फंड की ज़रूरत हुई। तो IPO लेके आने के लिए पहला प्रोसेस क्या हुआ, लिमिटेड कंपनी करवाया। अब लिमिटेड करने के बाद में पब्लिक को ऑफर किया। अब कितने भी लोग शेयर ले सकते हैं, लेकिन क्या उनको 10 रुपये में मिलेगा क्या।
फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ट्रेड यात्री को जब स्टार्ट किया तब 10 रुपये फेस वैल्यू थी, तो अब पब्लिक को जब शेयर प्राइस ऑफर की जाएगी तो वो 10 रुपये पे नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, क्योंकि हमने जो 5 साल दिया है कंपनी को, 5 साल में कंपनी को जो बड़ा किया है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस हुआ है या फिर कंपनी जितनी बड़ी हुई है तो उसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो प्रीमियम डिसाइड होता है कि मुझे 350 रुपये पे करना है, 400 रुपये पे करना है या 500 रुपये पे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि ट्रेड यात्री का जो शेयर इशू होगा वो 500 रुपये प्रीमियम पे होगा। अब 500 रुपये के हिसाब से कुछ लोगों को लगेगा कि भाई बहुत अच्छी ग्रोथ की है 5 साल में कंपनी ने और आगे भी ग्रोथ करने वाली है, तो मैं 500 रुपये में इसके शेयर लेना चाहता हूँ, इसके हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। ये क्या हुआ? प्रीमियम। 500 रुपये क्या हुआ? प्रीमियम। किस प्रीमियम पे हमने शेयर जारी किया? वो हुआ प्रीमियम। यानी कि 500 रुपये के हिसाब से जितने शेयर हमने इश्यू किए हैं उसके हिसाब से वो शेयर लेना चाहेगा, तो वो प्रीमियम हुआ। तो फेस वैल्यू और प्रीमियम अमाउंट दोनों में डिफरेंस आपको पता चला। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में आपको फ़र्क पता चला कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट की हमने बात की। प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ? नया आईपीओ के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके शेयर्स बाई किए जाते हैं। जब कंपनी के शेयर्स बाई हो गए हैं अपने पास में तो क्या होगा? अब मेरे को लगने लगा कि मुझे कुछ शेयर मिल गए हैं 500 रुपये के हिसाब से और अब मैं इनको 1000 रुपये के हिसाब से सेल करना चाहता हूँ। अभी प्राइस हो गई है, मान लो 500 रुपये के बजाय 600 रुपये हो गई है शेयर प्राइस, 650 हो गई है या 400 रुपये, XYZ जो भी प्राइस हो गई है शेयर की। अब मैंने ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड के कुछ शेयर्स बाई किए थे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत हो गया, मेरे को तो प्रॉफिट बुक करना है। 500 रुपये में लिए थे, 600 रुपये मिल रहा है मुझे इसका भाव, तो मैं बेचूंगा। किसको बेचेंगे? जो इन्वेस्टर है वो ट्रेड यात्री के पास में आएगा कि साहब आपको जो पैसा दिया था मैंने 500 रुपये के हिसाब से, आप मुझे 600 रुपये के हिसाब से वापस दे दो और आप अपने शेयर वापस ले लो। ऐसा होगा क्या? नहीं। अब क्या होगा? अब ट्रांजैक्शन प्राइमरी मार्केट में किसके बीच होता था? इन्वेस्टर और इश्यूअर कंपनी के बीच में। इश्यूअर कंपनी के बाद में जब कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए तो वो लिस्टेड हो गई NSE और BSE पे। अब किसी को शेयर खरीदना है या बेचना है तो क्या करना पड़ेगा? NSE और BSE पे ही खरीद सकता है और वहाँ से बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड का शेयर बाई किया था, अब मुझे सेल करना है तो मैं मैसेज तो नहीं करूँगा ना कि भाई मेरे पास में शेयर हैं, आप बाई करना चाहते हो क्या, या कंपनी को भी नहीं दूंगा। तो मैं कहाँ जाऊँगा? NSE और BSE के साइड। बाई सेल कहाँ से होगा? NSE और BSE। तो ये हुआ सेकेंडरी मार्केट। दोनों में डिफरेंस पता चला। प्राइमरी मार्केट में ट्रांजैक्शन किसके बीच में होता है? इन्वेस्टर और इश्यूअर कंपनी के बीच में। सेकेंडरी मार्केट में किसके बीच होता है? सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, यानी कि एक इन्वेस्टर है जो खरीदना चाहता है, दूसरा इन्वेस्टर बेचना चाहता है। तो अब ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होगा, ना कि इश्यूअर कंपनी के बीच में। तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि अब एक इन्वेस्टर है वो शेयर अपने सेल करेगा, दूसरा इन्वेस्टर उसके बदले में पैसे देगा। यानी कि बाई और सेल दोनों NSE और BSE पे ही होंगे सेकेंडरी मार्केट में। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चला। इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच बारे में आपने डिटेल से जाना। अब दोनों चीज़ें समझ में आ गई। जो बहुत सारे लोग सोचते होंगे ओह वाह, यानी कि पहला मौका तो हाथ से निकल गया, इश्यूअर कंपनी से तो शेयर नहीं ले पाए, अब NSE और BSE से तो शेयर खरीद ही सकते हैं। तो NSE और BSE दोनों बॉम्बे में है, एड्रेस भी पता चल गया, जितेंद्र सर ने एड्रेस भी बता दिया, तो चलो मुंबई चलते हैं, NSE BSE से शेयर खरीदेंगे। ऐसा नहीं होगा। शेयर बाई करना है या सेल करना है, इसका एक प्रोसेस होता है। इसके लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्या होता है? इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स
चाहिए। हाउ शुड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इसका एक प्रोसेस होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसका भी एक प्रोसेस होता है कैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, जो कि 3-in-1 फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि तीनों अकाउंट एक ही साथ में। मैं बात करूँ आईसीआईसीआई की, आईसीआईसीआई बैंक जो है, आप बैंक में जाएंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय आपको बोलेगा कि सर मैं 3-in-1 अकाउंट खोल देता हूँ आपके पास में अगर टाइम है तो अच्छा खासा टाइम पास हो सकता है आपका। किसी भी ब्रांच में चले जाइए, फ्री में आपको चाय कॉफ़ी सब मिलेगा। वो आपको बोलेंगे 3-in-1 अकाउंट ओपन कर देंगे सर हम आपका। 3-in-1 क्या होता है? डीमैट अकाउंट भी, ट्रेडिंग अकाउंट भी और सेविंग बैंक अकाउंट भी, यानी कि तीनों ही एक ही जगह खुल जाएगा आपका। क्या ऐसा जरूरी है क्या तीनों एक जगह हो? नहीं। क्या बैंक को ये अथॉरिटी है क्या कि वो खुद के यहाँ पे भी डीमैट अकाउंट ओपन? नहीं। एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक आपका सेविंग अकाउंट ओपन करेगा और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा। यानी कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो किसी न किसी ब्रोकर के पास में ही होने चाहिए। ब्रोकर क्या होता है? मेंबर ऑफ एनएससी और डीएससी, यानी कि सेबी का रजिस्टर्ड मेंबर होता है ब्रोकर। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, आपने नाम सुना होगा, आनंद राठी हो गया, शेर खान हो गया, एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो बैंक क्या करेगा? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आपका बैंक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा और करंट सेविंग अकाउंट आपका आईसीआईसीआई बैंक में ओपन होगा। ठीक है, ऐसे एचडीएफसी बैंक है, सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन करेगा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज है तो दोनों एक के ही ना। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा। बट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इनके चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी नहीं मिलता है। तो अगर मैं अच्छे ब्रोकर की बात करूं तो ब्रोकर दो टाइप के भी होते हैं, एक सर्विस ब्रोकर होता है, एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है। सर्विस ब्रोकर में आपको सर्विस अच्छी मिलती है। हम लोग रिकमेंड करेंगे आपको शेर खान में डीमैट अकाउंट ओपन करने का। एक्चुअली ट्रेड यात्री जो है वो शेर खान के साथ में है, एसोसिएट है। और आपको बेनिफिट क्या मिलता है इससे? कई बार आपको बाई सेल करने में इश्यू आता है, कई बार आपको कुछ क्वेरी होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली ट्रेड यात्री में कॉल करके, शेर खान को कॉल करके आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेड यात्री में डायरेक्टली कॉल कीजिए। यहाँ 12 से 13 एम्प्लॉय हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। शेर खान एक सर्विस ब्रोकर भी है। दूसरा, इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आपको डीमैट अकाउंट, हाँ, इसके लिए आपको जो लिंक चाहिए, ट्रेड यात्री का जो एप्लीकेशन है वो आप ओपन करेंगे प्ले स्टोर से। ट्रेड यात्री एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी आपको ट्रेड यात्री पे मिलेगा। दूसरा, आपको वहाँ से आपको लिंक मिलेगा डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, वहाँ से आप अपना डायरेक्टली डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। ट्रेड यात्री के सपोर्ट नंबर जो है आपका, सपोर्ट पे आप मेल कर सकते हैं, सपोर्ट पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से भी आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने में आपको सब काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो डीमैट क्या होता है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि बाई और सेल, यानी कि मुझे कोई शेयर बाई करना है, एसबीआई बैंक का शेयर बाई करना है, मैं कहाँ से बाई करूँगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। सेल करना है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड करने के लिए काम में आता है, यानी कि मुझे ट्रेड करनी है तो क्या काम में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर डीमैट अकाउंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एसबीआई बैंक के 100 शेयर बाई कर लिए आज, मैं इनको बेचना नहीं चाहता, तो कहाँ रखूँगा इनको? बैंक अकाउंट में? नहीं, बैंक में तो केवल पैसा रख सकते हैं ना। तो स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, यानी कि मैंने जो शेयर बाई किए हैं वो कहाँ स्टोर कर सकता हूँ? अपने डीमैट अकाउंट में। पुराने ज़माने में आप देखते थे पहले शेयर सर्टिफिकेट होता था। शेयर सर्टिफिकेट यानी कि कितने शेयर आपने बाई किए हैं, किस नाम से हैं, किस प्राइस पे आपने बाई किए हुए हैं, ये सब शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता था। तो दादाजी के ज़माने पे अब वो शेयर कहाँ रखे जाते थे? कबर्ड में, अलमारी में। अब अलमारी वाला सिस्टम तो बंद हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, तो अब वो कहाँ रखे जाएंगे? ये मान सकते हैं डीमैट एक कबर्ड है,
एक अलमारी है मेरी डीमैट में, जहाँ पे मेरे शेयर रखे हुए हैं। मैं जब भी ओपन करता हूँ अपना डीमैट अकाउंट, मैं देख सकता हूँ कितने शेयर हैं मेरे पास में, किस प्राइस पे है। ये सब करने की ज़रूरत क्यों हुई सेबी को? प्रोसेस को इजी करने के लिए। जितना इजी प्रोसेस होगा, आज आपने देखा कोई शेयर 600 रुपये पे है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, कबर्ड में ढूंढ के लाएंगे शेयर, अच्छा किस भाव में है, कितने शेयर है मेरे पास में। पहले ऐसा होता था, फिर उसको भेजा जाता था कि मुझे ये शेयर सेल करना है कंपनी को, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। अब क्या हुआ, आपने अपना डीमैट ओपन किया, 600 रुपये पे आपने लिए हुए, 700 रुपये प्राइस हुई, आपने सेल करना चाहा, तुरंत आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से सेल कर सकते हैं। ये हुआ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट आपका कहीं पे भी आप जानते होंगे, सेविंग बैंक अकाउंट जैसे पीएनबी, एसबीआई, किसी भी बैंक में आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है। एक कन्फ्यूजन आता है लोगों को, क्या मैं डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक जगह खोलूं और सेविंग बैंक मेरा दूसरे बैंक में है? हो सकता है पॉसिबल। आप चाहें, तीनों चीज़ें एक जगह नहीं है आपकी। फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है, आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में है, आप शेर खान में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा और उससे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, कहीं पे भी आप अपना ओपन कर सकते हैं डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे पैन कार्ड चाहिएगा आपका, एक एड्रेस प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो ये भी चाहिए। एक पर्सनलाइज कैंसिल चेक, यानी कि आपका जो चेक है उस पर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। अगर चेक पे नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपको बैंक स्टेटमेंट चलेगा, बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। एक आपका फ़ोटो चाहिएगा। ये 4 डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। अब डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है आपका, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत यूजुअली काम में आती है, लेकिन जब नॉलेज की बात करते हैं, और हम लोग तो बेसिकली नॉलेज पे ही काम कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक हैं जो कि अपने को सीखनी पता होनी चाहिए। काम में नहीं आए तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में सीखा, सेकेंडरी मार्केट के बारे में सीखा, सेकेंडरी मार्केट के बाद में डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है उसके बारे में सीखा। इसके बाद में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो हमने सीखा। कुछ सेकेंडरी मार्केट के मैथडोलॉजी या सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी हम लोग सीखते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट के बारे में हमने अपने सीखा। अब सेकेंडरी मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर कौन होते हैं, इश्यूअर कौन होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं, रेगुलेटर्स कौन होते हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये लोग कौन होते हैं, तो जल्दी जल्दी में हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है, स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी नाम सुना आपने, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बाई सेल कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म कितने, 3 टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं। 3 टाइप के प्लेटफॉर्म, यानी कि वो अभी तक तो एनएससी बीएससी सुना था, ये तीसरा कौन सा आ गया, एनएससी बीएससी और एमसीएक्स, जहाँ कमोडिटी के बारे में काम होता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, निकेल हो गया, और बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम केवल एनएससी और बीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे एमसीएक्स के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ये कमोडिटी का पार्ट है, तो हम लोग केवल इक्विटी के बारे में बात करेंगे अभी, कमोडिटी के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। तो ये हुआ एनएससी बीएससी, ये क्या हुआ, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने को। 2 स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों अपने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बाई और सेल करने के लिए। मेंबर्स कौन होते हैं, एनएससी बीएससी के मेंबर्स कौन होते हैं, ब्रोकर लाइक आनंद राठी, शेर खान, एंजल, जीरोधा, ये सब जो ब्रोकर है ये क्या होता है, मेंबर होते हैं एनएससी बीएससी के। अब मैं ऐसा नहीं है कि डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और एनएससी की साइट पे जाके बाई करूँगा। डीमैट अकाउंट मेरा कहाँ ओपन होगा, किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही मुझे बाई और सेल करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं एनएससी बीएससी से भी बाई नहीं कर सकता। यानी कि मेरा अकाउंट शेर खान में है, तो सबसे पहले मेरे को शेर खान में डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, डीमैट अकाउंट ओपन करवा के मैं उसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही एनएससी बीएससी से बाई और सेल कर सकता हूँ। मेंबर्स क्यों जरूरी है,
क्योंकि अपना डीमैट अकाउंट तो किसी न किसी मेंबर्स के पास में ही होगा, डायरेक्टली एनएससी बीएससी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करती है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रोकर चाहिए, ब्रोकर एनएससी और बीएससी का मेंबर होता है, इसके लिए मेंबर की ज़रूरत होती है। इसके बाद में इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर बहुत टाइप के होते हैं, RII, HNI, DII, FII, FPI, ये सब इन्वेस्टर। अब ये नए शब्द कहाँ से आ गए? RII का मतलब क्या होता है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि लाइक यू एंड मी, आप और मेरी तरह जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। HNI होता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। दोनों में क्या फ़र्क होता है? फॉर एग्जांपल मेरे को IPO में इन्वेस्ट करना है, तो IPO में एक कैपिंग है कि 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर्स आप बाई कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक के। तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट जो है उसमें वो किस में आएंगे इन्वेस्टर? RII में, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में। HNI कौन होता है? जो 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसको HNI की डेफिनेशन में काउंट किया जाता है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स जो बाई कर रहा है IPO में उसको HNI क्लाइंट बोलते हैं। DII क्या होता है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अब ये डोमेस्टिक क्या हुआ? जैसे बैंक हुआ, बैंक भी तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता ही है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हुआ। FII फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए। FPI हो गया। FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ये लोग क्या हुआ? ये सब इन्वेस्टर्स हैं। हम लोग किस में आते हैं? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, RII में। इश्यूअर कौन होता है? इश्यूअर के बारे में आपने जाना कि इश्यूअर कोई भी कंपनी जो नई लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो इश्यूअर कंपनी होती है, यानी कि IPO के थ्रू जो शेयर जारी करती है। तो जिससे हमने शेयर बाई किए वो क्या हुआ? इश्यूअर कंपनी हुआ। अपने एग्जाम्पल में हमने देखा था ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड को अपने शेयर जारी करने थे, तो ट्रेड यात्री प्राइवेट लिमिटेड क्या हुआ? इश्यूअर कंपनी हुआ। तो ये इश्यूअर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होता है? ट्रेडिंग के बारे में आपने समझा, ट्रेडिंग क्या होता है। क्लियरिंग क्या होता है? क्लियरिंग, हर एक कंपनी का एक क्लियरिंग हाउस होता है, हर एक स्टॉक एक्सचेंज पे एक क्लियरिंग हाउस होता है। क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने आज शेयर बाई किए, 100 शेयर बाई किए SBI बैंक के, क्या वो तुरंत मेरे पास आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे ना, वो मेरे पास में 2 दिन बाद में आएंगे। T+2 डेज में सेटलमेंट, जिसको सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट क्या होता है? आज मैंने कोई शेयर बाई किया, आज शेयर बाई करने के बाद में वो मेरे डीमैट अकाउंट में कब आएंगे? 2 दिन बाद में, यानी T+2 क्या होता है? ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन, 2 दिन के बाद में वो मेरे पास में आएंगे। तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट। 2 दिन बाद में सेटलमेंट होता है। अब मैंने जो शेयर सेल किए हैं, तो सेल किए तो मेरे पास सेल किए और तुरंत पैसा आ जाएगा? नहीं, वो भी मेरे पास में 2 दिन बाद में आएगा। ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज, 2 दिन बाद में ही मेरे पास में उसका पैसा आएगा सेल करने के, तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट। अब ये 2 दिन का जो टाइम होता है इसको क्लियरिंग बोलते हैं। क्लियरिंग में जो 2 दिन का टाइम लगता है, T+2 डेज का क्लियरिंग टाइम होता है। क्लियरिंग टाइम में क्या होता है? अपन मान के चलता हूँ आपने मेरे को कोई चेक दिया, आपने चेक दिया PNB बैंक का या ICICI बैंक का, आपने मेरे को चेक दिया, मेरा अकाउंट किस में है? SBI बैंक में है। तो ICICI बैंक किसको चेक भेजेगा? SBI को। तो चेक क्लियर होने में भी तो 2 दिन का टाइम लगता है अदर बैंक का। तो ठीक वैसे ही क्लियरिंग में टाइम लगता है। सबसे पहले मेंबर्स चेक करते हैं कि भाई अच्छा किसने शेयर बाई किए? इस व्यक्ति ने, इस अमाउंट पे बाई किए, तो इसको इतना पेमेंट देना है, इसको इतना शेयर देना है। तो आपके डीमैट में वो ट्रांसफ़र भी तो करेंगे और उसके जिससे बाई किए हैं उसको पेमेंट भी देना है। तो क्लियरिंग में 2 दिन का टाइम लगता है, तो इसको क्लियरिंग बोलते हैं। तो हमने ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बारे में भी जाना। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या होता है जो ये काम करता है? NSCCL, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये काम करती है NSC के लिए। ICCL करती है BSC पे, और म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन क्लियर ये है MSME के लिए, MSCI के लिए, यानी कि
कमोडिटीज़ के लिए, MCX के लिए, तो हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो NSE और BSE का क्लियरिंग हाउस आपने जाना, क्लियरिंग हाउस कौन होते हैं, तो क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है ये हमने समझा। इसके बाद में डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है। डिपोजिटरी का काम क्या होता है, डिपोजिटरी दो होते हैं, NSDL और CDSL, आपने नाम सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये क्या होता है, डिपोजिटरीज का काम क्या होता है। आपने देखा पहले के ज़माने में जो शेयर सर्टिफिकेट हमने दिखाए थे दादाजी के टाइम पे, अब वो शेयर सर्टिफिकेट हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम NSDL और CDSL करता है। यानी कि आपके फिजिकल शेयर हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट करने का काम NSDL और CDSL का है। NSDL और CDSL का काम केवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट करने का है, जो भी आपने शेयर बाई किया वो आपको डीमैट में कौन क्लियर करेगा, NSDL और CDSL, ये दोनों का काम करता है। ई फॉर्मेट क्यों जरूरी है ये हमने जाना था, यानी कि फास्टर क्लियरिंग के लिए काम आसान हो सके। अभी तक T+2 डेज का क्लियरिंग है, आने वाले कुछ समय में T+1 और ट्रेडिंग डे में भी पॉसिबल है। पहले के ज़माने में ये 30 दिन में होता था, यहाँ से पोस्ट किया मैंने शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी में जाएगा, कंपनी के बाद में ब्रोकर के पास में आएगा, ब्रोकर NSDL CDSL को भेजेगा, तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था, लगभग 1 महीने का। अभी T+2 डेज ही है ये, अब T+2 डेज को भी T+1 की तो बात चल रही है, और हो सकता है आगे जितना जल्दी हो सके ये पॉसिबल होगा कि ट्रेडिंग डे ही क्लियर हो जाएगा। इससे आसानी क्या होगी, मैंने ट्रेडिंग करनी है, तो क्या हुआ, आज मैंने शेयर सेल किया और तुरंत मेरे अकाउंट में पैसा आ गया उसका, तो मैं क्या करूँगा, उस पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करूँगा, तो जितनी जल्दी आसानी होगी इन चीज़ों के लिए, ये क्लियरिंग के लिए। तो T+2 डेज का अभी सेटलमेंट का है। NSDL CDSL के बारे में हमने समझा, NSDL CDSL क्या होता है। तो चलिए आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका। आज हमने प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट दोनों के बारे में समझा। प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर इशू करती है और वो IPO के थ्रू अपन ले सकते हैं, IPO के थ्रू अपन लेंगे, उसके बाद में वो शेयर जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में बाई सेल किसके बीच में होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। प्राइमरी मार्केट में इश्यूअर कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, यानी कि NSE BSE पे बाई सेल होता है। NSE BSE क्या है, दो बड़े एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जो बाई और सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बाई और सेल करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक और आपका फोटो, ये डॉक्यूमेंटेशन अपने को चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे, NSE मेंबर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर कौन होता है, इश्यूअर कौन होता है, क्लियरिंग और सेटलमेंट के बारे में हमने समझा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू सो मच।